अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया। गलत फैसले बिल्कुल किए होंगे, लेकिन मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। जनरल फैज़ मुझ पर कैसे दबाव डाल सकते हैं? वो तो 18वें 19वें ग्रेड के जनरल शर्नल हैं। नवाज शरीफ को नायल करवाने के लिए जनरल बाजवा का कोई दबाव नहीं था। ये अहम इंकशाफात साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने लाइव विद आदिल शाहजेब में के साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में किया। आज सुबह तकरीबन 10 मिनट ये गुफ्तगू हमारी जारी रही। ख़ुद को पनामा केस से अलग इसलिए रखा उनके बकौल कि खुदा ना ख्वास्ता मैं शरीफ ख़ानदान के उज़र को धोने के लिए कहीं उनके ख़िलाफ़ ही केस ना बना दूँ। नवाज शरीफ कहते थे कि साकिब निसार आ गया है, फ़िक्र ना करें, वो हमारे सेक्रेटरी लॉ रह चुके हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अल्फाज थे चीफ जस्टिस साबिक जो है साकिब निसार के। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। ये बहुत अहम इंकशाफ था। मैं बिल्कुल शॉक भी हो गया था जब उन्होंने ये कहा। उनके बकौल मेरे पास उस वक्त 3 पॉइंट्स थे और उनको मैंने टेस्ट करना था उस केस में कि आया मेरे सामने जो उज़र उठाए गए हैं क्या इसकी बुनियाद पर इमरान खान सादिक और अमीन हैं या नहीं। उनके बकौल इमरान खान के बाकी मामलात का मुझे कुछ पता नहीं कि वो हैं क्या। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने मुझ पर यानी साकिब निसार पर अदलिया में इमरान खान की लॉबिंग करने का, इमरान खान के लिए जनरल फैज़ के साथ मिलकर लॉबिंग करने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर वो शदीद गुस्से में भी आ गए और उन्होंने ये कहा कि क्या वो पागल हो गए हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब के बारे में उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसका ऑन एयर जिक्र करना मेरे लिए मैं मुनासिब नहीं समझता। वो बुज़ुर्ग सियासतदान है। यहाँ मैंने साबिक चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आप मौजूदा अदलिया में किसी से राब्ते में हैं और आप इस बात की क्या तरदीद कर रहे हैं कि आप इमरान खान के लिए जनरल फैज़ के साथ मिलकर अदलिया में लॉबिंग नहीं कर रहे। तो उनका जवाब ये था कि मैं तो इस वक्त मुस्तकबिल के नस्लों के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई उनको जो है वो बचाने का अहल नहीं है। मैं इमरान खान के लिए लॉबिंग के इल्ज़ामात को मुकम्मल रद्द करता हूँ और ऐसा मैं किसी खौफ के तहत नहीं कर रहा। मैं हौसलामंद आदमी हूँ। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। मैं किसी और के लिए लॉबिंग क्यों करूँगा? क्या मैं बज़ाते खुद काबिलियत और कैटेगरी में किसी से कम हूँ जो मैं इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग करूँगा? मैंने सियासत में थोड़ी आना, ये उनका कहना था। लेकिन ये बात ज़रूर है, साकिब निसार के बकौल ये बात ज़रूर है कि मैं अपने बच्चों के लिए डर रहा हूँ। मुझे जहाँ जाकर ये बातें करनी पड़ी मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को रोक कर मैंने उनके दौर में किए गए मुतनाज़ा फ़ैसलों के बारे में सवाल किया कि क्या आपने कुछ गलत फ़ैसले किए अपने टेन्योर में। इस पर साबिक चीफ जस्टिस ने चौंका देने वाला जवाब दिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि गलत फ़ैसले बिल्कुल किए होंगे, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। मैंने जो फ़ैसले किए इसमें मैंने गलतियाँ की होंगी जिसकी मैं वजाहत देने के लिए तैयार हूँ और मैं तो एक मिसाल कायम कर रहा हूँ कि मुझे बताया जाए कि मैंने क्या क्या गलत फ़ैसले किए, मैं उसकी वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। इस गुफ्तगू के बाद उनसे नेचुरली अगला सवाल यही बनता था जिसकी आजकल बाज़ गश सुनाई दे रही है कि किस तरह दबाव डलवा कर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करवाया गया। तो मैंने इस पर साकिब निसार साहब से पूछा कि क्या जनरल बाजवा के कुछ सहाफ़ियों के साथ हालिया इंटरेक्शन में यानी जावेद चौधरी और उसके अलावा जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनमें ये बात सामने आई कि आप शायद पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करवाने में इस्तेमाल हुए और आप पर जनरल फैज़ का दबाव था। साबिक चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि पहले तो मैं जनरल बाजवा से ये कन्फर्म करूँगा कि क्या ये सारी बातें उन्होंने की जो कि कॉलम्स में आ चुकी हैं। अगर उन्होंने की हैं तो ये गैर मुनासिब बातें हैं। मैं इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूँ। और उनके बकौल यहाँ पर एक दफ़ा फिर वो गुस्से में आ गए कि जनरल रिटायर्ड फैज़ मुझ पर कैसे दबाव डाल सकता है। व्हाट इज़ ही? 18वें 19वें क्लास का कोई जर्नैल शर्नैल था मेरे ख्याल में। साकिब निसार साहब यानी मैंने उनसे सवाल किया कि आप पर यानी आप ये कह रहे हैं कि आप पर कतन कोई दबाव नहीं था। तो मुझे उन्होंने जवाब में कहा कि बेटा आप साकिब निसार को नहीं जानते, मैं शहरी आदमी हूँ, पूरी स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही गुजरी है मेरी, मैं किसी के दबाव को नहीं मानता। मैं लाहौर में इस वक्त रह रहा हूँ। उन्होंने तो इलीट और रेंजर्स की सिक्योरिटी तक मुझसे वापस ले ली है। मैं अकेले ड्राइव करके घूमता हूँ। मैं शुक्र करूँगा। एक और उनका
शॉकिंग सेंटेंस ये था कि मैं शुक्र करूंगा अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि शायद मेरे मरने से मेरी कौम में कोई इनकलाब जाग जाएगा। ये कोट ऑन कोट साकिब निसार साहब के अल्फाज हैं। यहां मैंने साकिब निसार साहब से पूछा कि क्या आपका इमरान खान साहब से कोई राब्ता है। उन्होंने इमरान खान साहब से राब्ते से साफ इनकार किया। जब यह पूछा कि जनरल रिटायर्ड फैज से आपका राब्ता है, तो जवाब दिया जी बिल्कुल, उनकी तरफ से दुआ सलाम का मैसेज अक्सर आता रहता है। आखिर में उन्होंने कहा कि वो खान साहब को उनका पैगाम ये होगा कि आप अदालतों की इज्जत करना सीखें, आप निज़ाम को बचाएं, अदलिया को पोलूट ना करें। ये जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की गुफ्तगू थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब हम मौजूद हैं। अली जैदी साहब, आज जो साकिब निसार साहब की जो गुफ्तगू हुई वो काफ़ी रिपोर्ट हो चुकी है। मुझसे तकरीबन 10-11 मिनट उनकी बातचीत हुई। उनका ये कहना कि मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया था। मेरे लिए एक ये मज़ा का खेज बात यह है कि कोई जज कैसे किसी को सादिक और अमीन मुकम्मल या जुज़वी तौर पर डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन 4-5 साल पहले एक बात उन्होंने जो की, वो आज ये लगा कि उससे वो पीछे हट रहे हैं कि जी मेरे सामने तो उनका एक केस था, उस मामले में वो सादिक अमीन थे, उनके बाकी जो मामलात हैं मुझे क्या पता कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है। ये इसको कैसे लिया है तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि आप बड़ा क्लेम करते हैं कि वाहिद सियासतदान है इमरान खान जो कि सर्टिफाइड सादिक और अमीन है हमारी जुडिशरी से। आदिल अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, जो मर्जी वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल बोलते रहें, जो असल में उनका डिसीशन है, जो फ़ैसला लिख दिया गया है, बस वो फ़ैसला हो गया जुडिशरी का। उससे पहले जुडिशरी ने किसी को सिसिलियन माफिया भी लिखा था, फैसले में लिखा हुआ है, दिस इज़ हाउ द सिसिलियन माफिया ऑपरेट्स। तो इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। वो अपना ख्याल दे रहे थे। ना सिर्फ सिसिलियन माफिया, गॉडफादर भी लिखा था पनामा वर्डिक्ट में। अली साहब बिल्कुल, उन्होंने एक और बात भी की है कि मैं किताब लिखी है जो कि मेरी जो है ना वो रहलत के बाद छपेगी, पहले ही छाप दें। वो अली साहब, लेकिन ये जो आपने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का कहा, तो ये तो जो बाजवा साहब ने 2-3 जर्नलिस्ट से इंटरव्यूज किए, उनके कॉलम छपे कि जी जिस तरह, मतलब उनका दावा ये था कॉलम्स में कि जनरल फैज ने दबाव डलवाया कुछ केसेस के आउटकम के लिए। अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन यही सवाल मैंने उनके सामने रखा, साकिब निसार साहब के सामने। तो एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जनरल फैज मुझ पर दबाव नहीं डलवा सकता। दूसरा, उन्होंने ये एडमिट किया कि कुछ उनसे गलत फैसले हुए। अब क्या गलत फैसले हुए ये किसी को नहीं पता, लेकिन साथ में उन पर जो बड़ा इल्ज़ाम आजकल लग रहा है कि जी वो अदलिया में इमरान खान साहब के लिए जनरल फैज के साथ मिलकर लॉबिंग कर रहे हैं। अब आज उन्होंने मुझे कहा कि उनका इमरान खान साहब से कोई राब्ता नहीं है। एक और जर्नलिस्ट से 2 बजे बात की, 5-6 घंटे बाद, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से राब्ता है और 2 हफ्ते पहले उन्होंने उनसे मदद मांगी थी केसेस में। तो क्या इमरान खान साहब का राब्ता है साकिब निसार साहब से या राब्ता नहीं है? मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल लीडर हैं, पाकिस्तानियों के, बल्कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, और हज़ारों लोगों से उनका, लाखों लोगों से उनका राब्ता होगा। मुझे नहीं पता इस बात का कि उनका राब्ता है कि नहीं है। अच्छा, और अगर राब्ता है भी, और अगर राब्ता है भी तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उससे राब्ता, रिटायर्ड, तो उनसे राब्ता करना मतलब कोई गुनाह तो नहीं है। कल भी एक, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं अली जैदी साहब। कल भी एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑनरेबल सीनियर रिटायर्ड जज के घर उनके बेटी की शादी थी, हम सब गए थे, वहाँ बिलावल साहब भी थे, तो राब्ता तो होता है। और बाकी रिटायर्ड जजेस भी वहाँ थे, जब सामने आए तो सलाम अलैक तो होती है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई क्राइम तो नहीं है ये। राब्ते बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन अगर जनरल फैज से भी खान साहब के राब्ते हैं, उसमें कोई का बात नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके साथ बतौर डीजी आए वो सर्व कर चुके हैं। लेकिन सर, ये जो पीडीएम इल्ज़ाम लगा रही, कल मौलाना साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों रिटायर्ड साहिबान जो हैं, जनरल फैज साहब और जनरल जो साकिब निसार साहब हैं चीफ जस्टिस, वो दोनों मिलकर इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं उनके केसेस के लिए, इस पर पीटीआई का एक बाकायदा वर्जन नहीं आया। साकिब निसार साहब ने तो अपना कह दिया कि जी ये मज़ा का खेज बातें हैं, ऐसा कोई नहीं है, खान साहब से राब्ता भी नहीं है। पीटीआई इस पर क्या कहेगी? क्या राब्ते हैं इन दोनों से, और क्या केसेस में उनसे हेल्प ली जा रही है, उनकी एडवाइस ली जा रही है? फजलुर रहमान की हर बात का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं है, फजलुर रहमान की किसी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। उसकी सियासत में तो
वो पीडीएम का सरबराह है, बनता फिरता है, और जिस उस पीडीएम ने जिस मुल्क के साथ हशर किया है और उनको बार बार जो जमातें छोड़ के जा रही, यानी कि पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम की एक बड़ी पार्टी थी, वो छोड़ के रोज़ कहता है जरदारी कि हम तो पीडीएम का ऐसा नहीं है, तो मैं क्यों जवाब दूँ फजल रहमान की अहमकाना बातों का। अच्छा सर, उसका चलें, उसका जवाब ना दें, इसका तो जवाब दे दें कि अब जो मौजूदा एक सूरत हाल बन चुकी है, इसमें देखें अदलिया भी फंस चुकी है। अगर आपके हक में फैसला आए तो आप अच्छा कहते हैं, दूसरी तरफ से उनको लिटरली थ्रेटनिंग टोन में बातें हो रही हैं। अगर आपके खिलाफ जाता है फैसला तो अदरवाइज चीज़ें होती हैं, आप उनके खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके हक में हो जाते हैं। और आज जो ये साकिब निसार साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त इमरान खान साहब से कि अब पोलूट ना किया जाए अदलिया को, खुदारा इदारों को पाकिस्तान ने ही बचाना है और अदलिया के साथ ऐसा सलूक वो ना करे। उन्होंने दोनों का कहा, पीडीएम की गवर्नमेंट का भी कहा, लेकिन साथ में इमरान खान साहब का भी कहा। तो वैसे वैलिड एतराज़ है कि दोनों तरफ से ये हो रहा है अदलिया के साथ। देखिए वैसे कमाल बात कर रहे हैं आदिल भाई। सर सवाल हमारी पूरी जिद्दोजहद, हमारी पूरी, सुन लेना जरा प्लीज, हमारी पूरी जिद्दोजहद जब से तहरीक इंसाफ शुरू हुई है, जब से फॉर्म की है पार्टी खान साहब ने, आज तक अदलिया की आज़ादी पे है। हमारे पास जजेस की रिकॉर्डिंग करके और उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। हमारी जमात ने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया डंडे लेके कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो मरहूम सजाद अली शाह जो कि एक ऑनेस्ट थे, उनको पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। हमने कभी जजेस को जाके ब्रीफकेस दे के नहीं खरीदा क्वेटा में और बलूचिस्तान में। ये काम जो करते हैं ये आपको उनका पता है। हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी हमारी मूवमेंट, हमारी तहरीक, हमारी पार्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट अदलिया की आज़ादी है, फ्री एंड फेयर, यानी कि इंसाफ सरेआम इक़्तिदार में अवाम हमारा कॉन्सेप्ट रहा है। तो हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो हम क्यों करेंगे किसी सिटिंग जज से रब्ता। रिटायर्ड जज अगर कोई है और उससे कोई अगर फ़ोन करके लीगल ओपिनियन लेता है, यहाँ तो बहुत सारे रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के तो लॉ प्रैक्टिस भी करते हैं, आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं, तो अगर उनसे कोई ओपिनियन ले रहा है किसी इशू के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इन्फ्लुएंस और लॉबी कर रहा है। और कितने रिटायर्ड जर्नल्स हैं पाकिस्तान की सियासत में, सेनेटर बने रिटायर्ड जर्नल, एमएनए बने रिटायर्ड जर्नल, इसमें क्या बड़ी बात है। आप एक दफा रिटायर हो जाएं, आप 2 साल अपने मुकम्मल कर लें, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई सियासी जमात ज्वाइन करे और इलेक्शन लड़े। बिल्कुल, अगर रिटायर्ड जजेस से, चीफ जस्टिस से लीगल ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये तासुर आ रहा है और इल्जाम लग रहा है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई वेटेज है, वो तो मुल्क में जिन्होंने मुल्क में तबाही कर दी है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया मुल्क, जो कि इमरान खान के ऊपर 77 केस बना चुके हैं, और वो ये इस तरह की अहमकाना हरकतें तो वो कर रहे हैं, तो मैं उनके जवाब क्यों दूं, क्योंकि उनको बात सेंस की कर ही नहीं रहे। तासुर जो मर्जी देता रहे। तो आपका और मेरा तो मीडिया में रहने वालों का तो एक इंटेलेक्चुअल फर्ज ये है, अक्लमंदी का, कि हर एक के तासुर को यकीन ना ले लेना। तासुर तो वो दे रहे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कुछ चीजें सामने तो नजर आ रही हैं, इसमें तासुर से क्या। ठीक है, मुझे अली साहब, वेंसडे से खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी पंजाब और केपी में बाकायदा फुल फ्लैज जी इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है, और आइंदा चंद रोज़ में जो आपके सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान हैं उनके नाम भी फाइनल हो जाएंगे। लेकिन लग रहा नहीं है, हमें ग्राउंड पे कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, गवर्नमेंट तो अभी कह रही है ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी है, आप वन साइडेड तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन आखिर में किसी भी वजह से पोस्टपोन हो जाएंगे। तो ये बात आपके जहन में है, क्योंकि आप तो आंखें बंद करके आप तो तैयारी कर रहे हैं। आदिल, पाकिस्तान के आईन में मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 245 है, वो ये बड़ा क्लियरली कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का या सिविल या आर्म फोर्सेस का रोल क्या है, बड़ा क्लियर है। और वो ये भी कहता है कि कमीशन अगर कॉल करता है, कोई भी इलेक्शन कमीशन इंक्लूडेड, तो उसके वो सिविलियन काम में वो उनको बुलाया जा सकता है। अब आप मुझे बताएं कि अदलिया ने, इसी अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने का कह दिया है, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की डेट दे दी है, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं तो भाग जाएं, हमें क्या ज़रूरत भागने की। ये तो अदलिया ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन का फैसला दिया, अगले दिन लोग लाइनों में लगा के खड़े रहे और इलेक्शन ही नहीं हुआ। कोई पूछे तो सही कि हुआ क्या। तो देखें, ये तो एक तमाशा है इस मुल्क में लगा हुआ, ना कोई कानून है ना कोई आइन के ऊपर चल रहा है।
जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी से चल रहा है और कानून और आइन तो खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है कि सब ताकत पकड़ लें। चलें, अली जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाते हुए एक और जो साकिब निसार साहब से मेरी बात हुई थी उसमें एक अहम इशू ये भी था और जिसकी वजह से हमारा राब्ता हुआ, उन्होंने फिर ख़ुद मुझे कॉल की और ये सारी गुफ्तगू हमारी हुई। उसमें उन्होंने ये कहा, उनका दावा ये है कि उनका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो चुका है और उन्हें ख़दशा ये है कि उनकी जो ऑडियो हैं, क्लिप्स वगैरह हैं, उन्हें वो हैक तो हो चुकी हैं, उन्हें इस्तेमाल करके कोई डॉक्टर सी एक वीडियो ऑडियो लीक जो है, जिस तरह आजकल ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये उनका ख़दशा है। अब उनका व्हाट्सएप हैक हुआ नहीं हुआ हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उनका व्हाट्सएप इस वक्त काम नहीं कर रहा। वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमने की, जो आज तकरीबन 10 मिनट मेरी साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से गुफ्तगू हुई और तवक्को के बरक्स जो है वो बड़ी रिवीलिंग इंफॉर्मेशन और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी मेरे लिए भी हैरान कुन थी। इस वक्त हमारे पास दो बड़े रिनॉन्ड सीनियर लॉयर्स हैं, हैदर वहीद साहब हैं, साबिक जज हैं, शाखावर साहब नामवर वकील भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब, 2-3 चीज़ें मेरी तो टेक अवे थी, लेकिन आज व्हाट डू यू थिंक कि क्या उनके जहन में आया कि साकिब निसार साहब आज जाके कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर मैंने सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया था, यानी शायद जुज़वी तौर पर किया था। उस वक्त उनके केस उनके सामने जो केस था उनमें जो नुकात थे उसकी हद तक तो वो सादिक और अमीन हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि बाकी उनके जो मामलात हैं उसका मुझे पता नहीं है, तो मैं उनको मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं कह सकता। अब क्या व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि वो उस बेंच की जो है वो हेड कर रहे थे जिसमें हनीफ अब्बासी साहब ने केस किया हुआ था, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था जो इमरान खान साहब का वो जो घर है बनी गाला में, उसकी मनी ट्रेल के हवाले से, और उसको उन्होंने किया था कि वो उसको जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। और इसी तरह उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी उनके भी असासाजात के बारे में ये मुबैना तौर पर उनका इल्ज़ाम ये था कि वो उनके जो है उसमें मिस डिक्लेरेशंस हैं या वो जो एसेट्स हैं उनको वो जस्टिफाई कर नहीं पाए, लिहाजा उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो आपने देखा कि वो प्रोसीडिंग चली बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आए, फिर कुछ सबूत जो है वो इंग्लैंड से आए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिर उसमें जमाइमा का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, उसका भी बयान एलपी आया। तो फाइनली उन्होंने फिर डिसाइड ये किया कि जो उनके खिलाफ केस था कि वो बनी गाला की जो उनका रिहाइश का है उसकी खरीद, उसकी जो मनी ट्रेल है उसको वो साबित नहीं कर सके, तो उन्होंने अदरवाइज डिक्लेयर किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम था वो साबित नहीं हो सका, लिहाजा वो उस हद तक जो है वो सादिक और अमीन है, क्योंकि उनके खिलाफ जो डिक्लेरेशन मांगा गया था वो ये था कि डिक्लेयर किया जाए कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। और उसके साथ साथ आपने देखा फिर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एलिगेशन जो है वो प्रूव हो चुके हैं, लिहाजा वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको डिक्लेयर किया जाता है कि सादिक और अमीन नहीं है। और उसी की वजह से आपने देखा है कि वो कोई भी जो है वो अवामी ओहदा रखने के अहल नहीं है जब तक कि इस तरह का कोई कानून या आइन में तरमीम नहीं हो जाती। तो जो साकिब निसार साहब ने मेरा ख्याल आज जो बात कही ये कि मैं उनको पूरी तौर पर ये नहीं कह सकता कि दीगर मामलात में भी वो सादिक और अमीन नहीं है या नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो वो मेरा ख्याल इसी तनाजुर में था कि चूंकि उनके सामने वो केस था, उस केस के हवाले से उन्होंने उनसे जो रिलीफ मांगा गया था कि आप डिक्लेयर करें कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं वो डिक्लेयर नहीं किया, तो इससे इन्फ्रेंस ये ड्रॉ हो गया कि वो सादिक और अमीन है। तो बाकी जहां तक उनके मामलात का ताल्लुक है तो उन्होंने गालबन इसी तनाजुर में कहा कि बाकियों के बारे में मैं उनके बारे में कुछ राय नहीं दे सकता कि वो बाकी मामलात में भी सादिक और अमीन है या नहीं है। मेरा ख्याल है ये मतलब वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन है कि नहीं वो नहीं कह सकते। हैदर साहब, एक और उन्होंने आज जो मतलब एडमिट ये किया कि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे गलत फैसले हुए होंगे। अब अगर देखा जाए तो शाखावर साहब जिस केस का हवाला दे रहे थे उस पर
जनरल बाजवा साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, जो उन्होंने जावेद चौधरी और अंसार अब्बासी साहब ने जो कॉलम्स वगैरह लिखे कि जी जनरल फैज़ ने उन पर दबाव डाला कि इमरान को नाअहल ना करार दिया जाए, जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया जाए, उस बहस में नहीं पड़ते। क्या ये जो साकिब निसार साहब बात कर रहे हैं उनका इशारा क्या आप समझते हैं कि अहम आइनी और सियासी नोयत के जो मुकदमात थे उस जानिब था, खुसूसन जब वो चीफ जस्टिस थे, वो बेंच का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन पनामा वर्डिक्ट वो उसका हिस्सा थे, और आज भी मुख्तलिफ तरीकों से उनको जोड़ा जाता है पनामा वर्डिक्ट के साथ। तो क्या ये जो आज वो कह रहे हैं कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि मैं खुद कह रहा हूं कि गलतियां हुई हैं, तो इसका मतलब कि वो उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि कुछ गलतियां उनसे हुई हैं। क्या आपकी नज़र में इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करें? देखिए, मैं इसको ऐसे ही रीड करता हूं जैसे जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सादिक और अमीन हूं, और कम से कम इस तरह सदाकत और अमानत के मेयार पे जो है फेल नहीं होता जिस हिसाब से मुझे फेल किया जा रहा है। तो उन्होंने बेसिकली आके जो है कुछ हद तक अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नवाज शरीफ साहब का पहले तो जो है वो मुझे पसंद करते थे, और फिर उनकी पसंद करने की वजह से मैं उनके केस पे नहीं बैठा, और ये कि मैं उनके जो राइवल जिनका मैं हामी समझा जाता हूँ उनको मैंने पूरी कोई सदाकत और अमानत की जो है कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे दिया था। जो केस मेरे सामने था वो मैंने डिसाइड किया था, उसमें कहा जा रहा था कि इनको डिक्लेयर करें या सादिक और अमीन नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे सामने जो रिकॉर्ड है उस पर मैं कहूँगा कि ये सादिक और अमीन है। तो वो दिखाना और कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा रोल सारी पनामा और नवाज शरीफ साहब को हटाने के मामले में वो नहीं था जो कि बताया जा रहा है। ना मैं बेंच का हिस्सा था और ना मैं इस साजिश में उस तरह से या ना ये नहीं वो कह रहे कि ये साजिश भी थी, बट वो कह रहे कि भाई मेरा वो रोल नहीं था जो बताया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं गलतियां कर सकता हूं, अगर कोई मेरी बात नापसंद आई हो या कुछ गलत लग रही हो तो हो सकता है वो सिर्फ गलती हो, जरूरी नहीं कि मैं साजिशी हूं। तो आई थिंक कि उनका आके जो है वो कुछ सफाई पेश कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और वो कहना यही चाह रहे हैं कि जो मुझे जिस लाइट में पेंट किया जा रहा है कि ये पनामा का जो है जिस तरह से जुडिशल लेग का मैं कोई जो है वो गॉडफादर था, या मैं कोई उस लेग को चला रहा था, या मैं बेंच को मैनेज कर रहा था, तो उन्होंने आके कहने की यही कोशिश की है। तो जिसका मतलब ये है कि वो इतना प्रेशर आज फील कर रहे हैं कि ये जो इल्जामात उन पे लगते आए हैं उसके हवाले से वो अपनी सफाई पेश करना जो है वो मुनासिब समझते हैं। तो आई थिंक उन्होंने यही बेसिकली कोशिश की है कि वो आके अपना मौक़िफ़ पेश। ठीक है शाह खबर साहब, हैदर साहब भी यही सोच रहा है और मेरा टेक अवे भी ये था कि मुझे वो लगे कि वो अंडर प्रेशर हैं, जितना खुल के उन पर तनकीद हो रही है, उनके नाम लिए जा रहे हैं कि जी खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उन्होंने जनरल फैज़ का प्रेशर में आकर जो है वो आइनी और कानूनी जो मामलात थे, सियासी मामलात थे, उनके फैसले उनसे करवाए गए, और ये अगर जनरल बाजवा की जानिब से ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो जाहिर बात है फिर उसमें मज़ीद वेटेज उसकी बढ़ जाती है। क्या यही वजह है कि वो आपको अंडर प्रेशर लग रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जी वो शायद उनको है कि ये मामला अब मज़ीद बढ़ेगा और हो सकता है कि कोई कानूनी और अदालती कार्रवाइयाँ भी शुरू हो जाएं? क्या लगता है आपको, क्यों वो इतना अंडर प्रेशर आ गए हैं? जिस अगर वो वाकई अंडर प्रेशर है, जो मेरा इंप्रेशन है, जो हैदर साहब ने बताया, मैं उनकी भी टेक आपके सामने रखी। देखिए, असल में बात यह है कि जब कोई भी अदलिया या उसका रुकन कोई भी सियासी नोयत के कंट्रोवर्शियल फैसले करते हैं तो उसके फॉल आउट्स तो उनके जिनको वो फैसले सब पसंद नहीं आते वो तो फिर अपनी पोजीशन को वाजे करने के लिए फिर वो उंगलियां उठाते हैं जज हजरात के ऊपर जिन्होंने एक फरीक के हक में फैसला किया हो। तो मेरा ख्याल है कि जो हम पिछला एक माहौल देख रहे हैं, बड़ा हीटेड माहौल है इस वक्त, जो हुकूमत है और उनके इत्तेहादी हैं और जो तज्जियाकार हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के नजरियात से ज़्यादा नज़दीक हैं, वो ज़रूर हरफ तनकीद का निशाना बनाते हैं। इवन साकिब निसार साहब को अल्लाह जलसों में उनका नाम लिया जाता है, और वो फिर डेफिनेटली बतौर इंसान वो कहीं ना कहीं पे तो एक पॉइंट पे आके तो उनको अपना वाकफ देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर बिल्कुल उन पे है कि जो एक कैंपेन जो शुरू की जा रही है, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो उसके लिए मैंने समझता हूँ कि उनके लिए कंपेलिंग सिचुएशन थी कि उन्होंने अपनी ये पोजीशन वाज़े करने की कोशिश की। तो ये तो एक हमारा एक कल्चर है। बाकी जहाँ तक
जजेस के फैसलों का ताल्लुक होता है तो फैसले तो ठीक है, वो तो तारीख फैसला करती है कि इस तरह के जो मुतनाज़ा जो फैसले होते हैं वो सही थे या गलत थे, वो तारीख उसका तयन करती है और अवाम उसका तयन करते हैं। क्योंकि फैसले जब मुतनाज़ा आ जाते हैं, वो किसी के हक में होते हैं और किसी के मुखालफ होते हैं, तो वो डेफिनेटली वो मुतनाज़ा रहते हैं। तो किसी भी जज को, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या किसी भी बेंच का हिस्सा हो, उनके फैसलों की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो फैसले रीविजिट जरूर हो सकते हैं। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऐसा फैसला है जो कि कोरम नॉन जुडिस है, जो कि बिल्कुल पेटेंटली इलीगल है, वक्त के आने के साथ साथ वो ही सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच तश्कील देकर उस फैसले को रीविजिट कर सकती है, अनडू कर सकती है। लेकिन जो फैसले जजेस ने दिए होते हैं उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि वो साकिब निसार साहब ने एक तवील खामोशी जो है वो तोड़ी और वो उन्होंने अपना वक़्फ़ जो है सामने लेके आए, सामने लाया। हैदर साहब मुख्तसरन अगर ये बताएगा, शखावर साहब ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया कि जो फैसले हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली पीडीएम की गवर्नमेंट इसको भी स्पिन करेगी नवाज शरीफ की पनामा वर्डिक्ट और उसको अंडू किया जाए और उसकी जो भी उनसे हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है आज जो उन्होंने आज कहा उसके बाद, क्योंकि उसको वो इसी तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी देखिए ना एडमिशन है कि उन्होंने गलती की, दबाव में आकर फैसले दिए। देखिए, उनका ये कहना कि उन्होंने गलती की सियासी तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, कानूनी तौर पे तो सिंपल है कि मियां साहब अब जो इलेक्शन आएंगे, क्योंकि उनकी ताहयात नाअहली उनकी कैंडिडेसी और एलिजिबिलिटी के रास्ते में आएगी, तो उन्हें चाहिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करें और बोलें कि आज भी एक राइप इशू है, इस इलेक्शन के हवाले से मुझे जो है वो नहीं करने दे रहे कंटेस्ट, और ये ताहयात जो एस्पेक्ट है मेरी नाअहली का, इसको रिविजिट किया जाए। और मेरे ख्याल से जहां तक साकिब निसार का कहना कि मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, वो एक कानूनी मसला इतना नहीं है जितना पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखें, हमने देखा जब से नवाज शरीफ साहब निकाला है, दो बड़ी अहम चीजें हुई हैं और आज बहुत ज्यादा हो रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो फौज को बिलखसूस बाजवा साहब को के थ्रू मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर आपने मेरे साथ जो किया वो किया तो मैं आपको जो है वो सरेआम जो है जलील करूंगा। उसी तरह से पीएमएल नून की तरफ से एक्स जजेस के हवाले से ये आ रहा है कि अगर आपने इस तरह के मुतनाज़ा फैसले दिए तो हम आपको सरेआम जलील करेंगे। अब कहीं ना कहीं हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कुछ मुदाखलत और कुछ गलत था कि आज हम खड़े हैं और इस तरह की बातें जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड के बारे में अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वजह हो सकता है जिस तरह हो रही है नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हो रही है वो अच्छी बात है, वो बड़ी मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये हम इस अनफॉर्चुनेट मोड़ पे आए कैसे? कहीं ना कहीं आज ज्यादातर पाकिस्तानी, चाहे वो खान साहब के सपोर्टर हो, चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हो, नवाज शरीफ के सपोर्टर हो, दोनों कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि दोनों जो बड़े हमारे इदारे हैं उनके टॉप ब्रास से पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं वो सियासत में मुदाखलत हुई है जो कि नाकाबिले कबूल भी है और शायद गैर आईनी भी है। एक ये अब बिल्कुल और बंद होना चाहिए, बिल्कुल, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ठीक है, बट एक तासुर जरूर है, इसको क्लियर होना चाहिए दोनों इदारों की तरफ से, जी क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं। शाखावर साहब, हैदर वहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद यही जो इंकशाफात हैं साकिब निसार साहब के, इस पर गवर्नमेंट का क्या वर्जन है, IMF से डील कब हो रही है, इंतखाबात हो रहे नहीं हो रहे, वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमें एक ब्रेक के बाद जाएंगे। वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की जो हमसे आज तफसीली गुफ्तगू हुई, एक्सक्लूसिव जो लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ उन्होंने की, वो आपके सामने रखी। इस वक्त वफाकी वजीर तवानाई और नून लीग के नायब सदर जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपने साकिब निसार साहब की जो गुफ्तगू थी आज सारा दिन वो हेडलाइंस में चलती रही, देख ली होगी। क्या आपका वर्जन उस पर क्या है? एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि उनसे, वो इंसान नहीं है, वो इंसान है, वो फरिश्ते नहीं है, उनसे कुछ गलतियां हुई होंगी। अब आपका बहुत बड़ा एतराज़ है उनके कुछ फैसलों के बारे में, स्पेशली जब वो चीफ जस्टिस थे, तो क्या सोच रहे हैं उनकी इस गुफ्तगू के बाद? हुकूमत क्या सोच रही है, नवाज लीग क्या सोच रही है?
जी, हम तो एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो तमाम शवाहिद या अपना केस जो हमने आवाम के सामने रखा था कि 2016 के आखिर में जब पैनामा बेंच बना, उस वक्त से लेकर अब चंद महीने तक, शायद आज भी जारी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और नाहक के फ़ैसले, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को, लेकिन कुछ फ़ैसले पीपल्स पार्टी को भी दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और आज ये कह देना कि जी मुझे वो नामुकम्मल सादिक और अमीन क्या होता है, ये तो कानून का और आइन का तमस्खर है कि आप कहेंगे जी वो पता नहीं मैंने पूरा करार नहीं दिया था। जब आपने करार दे दिया तो फिर उसको ओन करना चाहिए। जो नवाज शरीफ के खिलाफ बड़े भयानक फैसले थे, जिसमें एक ऐसी तनख्वाह जो उन्होंने ली भी नहीं है, उसको ख्याली तौर पर असासा डिक्लेयर करके उन्हें कहा गया कि जी आपने अपने रिटर्न में इसको जाहिर नहीं किया, लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो ये इतना बड़ा और सख्त मयार है, अगर वज़राए आज़म के लिए सेट किया अदालत ने, तो उस पर तो इमरान खान 1000 दफ़ा डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो नायल होते हैं, लेकिन नहीं किया। इसी तरह जो अदालत ने डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जिसमें इनसे पहले जो था वो आपको मालूम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर एक कंटेम्प्ट की वजह से उनको अपनी वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, लेकिन मेनली जहाँ साकिब निसार साहब मौजूद थे वो तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ के केसेस हैं, जिसमें उनके सियासी करियर ख़त्म हो गए। निहाल हाशमी को 6 महीने जेल में डालना पड़ा। अब वही काम अगर इमरान खान ने किया है तो उनके ऊपर जो है वो अदालत फूल बरसाती रही है और उनका इंतजार करती रही है और उनको हर किस्म की डील खुर्रम साहब, लेकिन देखें, हम तो जो साकिब निसार साहब की गुफ्तगू है उनके टेन्योर का अगर इहाता किया जाए, क्योंकि आज तो अदलिया बिल्कुल डिफरेंट है। आपके साथ जो सलूक हुआ, आज जो सलूक इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो फरिश्ते नहीं है, वो इंसान है, उनसे कुछ गलत फैसले हुए, क्या गलत फैसले आपकी नजर में हुए? गलत फैसले बेशुमार हुए हैं, चाहे वो फैसला जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इससे भी रोक दिया गया था कि वो अपनी पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते। अब ये आइन को लिटरली आपने रोंदा है कि ये सियासी जमात के कारकुनों का फैसला है कि वो किसको मुंतखब करते हैं अपनी क़यादत के लिए। इसमें अदालत ने सिर्फ नवाज शरीफ को डिनाई करने के लिए इन्होंने हमारी नज़र में एक बहुत ही गलत और गैर आइनी फैसला दिया। इसी तरह जो साकिब निसार साहब ने रिपीटेडली ख़ासतौर पर लाहौर रजिस्ट्री में जाके जिस तरह PKLI और वो तमाम पंजाब गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशंस थी, शहबाज शरीफ और वज़रा के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, जिसका नुकसान क्या हुआ कि पूरे पूरे इदारे जो हैं वो तबाह हो गए और एक लान तान का ऐसा माहौल बना जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। मसलन वो जो कहा था कि जी 150 कंपनियां बना दी हैं शहबाज शरीफ ने, वो सारा कुछ खा गए हैं, जब उनकी अदालतों में अब 3-3 दफ़ा वेरिफिकेशन हो चुकी है तो कोई भी केस साबित करने में नाकाम है। तो साकिब निसार साहब के ऊपर अगर कोई आज तारीख की तरफ से एक ताज़ियाना है, वो यही है कि उन्होंने भी बजाय सबूत और शवाहिद के अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद, अपनी मुखासमत की बुनियाद पे, और अब इल्ज़ाम आपको मालूम है लगे हैं कि जी वो राब्ते में भी थे कुछ लोगों से, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो अदालती हाकमियत है उसको अपने फैसलों से सख्त तरीन नुकसान पहुंचाया। और ये भी आपके नाज़रीन को याद होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने शेख रशीद साहब के जाके वो अस्पताल चले गए, कई वो पागल खाने चले गए, तो वो तमाम जो एक चीफ जस्टिस के ओहदे का जो वकार है उसको रोनते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अपनी इख्तियारात से तजावुज था। अच्छा खुर्रम साहब, एक जो अहम केस जो पनामा का केस था, और उनको अपनी नौकरियों से, अपने काम से उनके इदारे तबाह हो गए। ठीक है। अच्छा, जो पनामा वर्डिक्ट था उसमें तो साकिब निसार शामिल नहीं थे, ऑल्दो वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन मैंने उनसे आज सवाल किया, उन्होंने कहा मैंने तो अपने आप को अलग रखा उस केस से, तो उस केस से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। PMNL का बड़ा गिला यही रहा कि नवाज शरीफ को दबाव डलवा कर
और मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस पर दबाव डलवाया गया जो कि साकिब निसार थे और उनको नाअहल करवाया गया, तो वो तो अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कोई मुझ पर दबाव था, ना मैं उस बेंच का हिस्सा था, तो मेरा तो कोई फैसले से लेना देना नहीं। जी, वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में अदालत ने अपने, हमारी नज़र में, अब इस पे बहस हो सकती है, आइन से एक बहुत ही घिनौना तजावुज़ किया, जिसमें वो जिस चीज़ के ऊपर वो सारा केस चला, फैसला उसकी बुनियाद पर नहीं हुआ। नंबर 1 कि वो तमाम जो पैनामा के कागजात थे उन पर फैसला नहीं हुआ। फैसला तो एक बिल्कुल ही जो थर्ड जगह से कोई चीज आई थी, वो अकामा था, और अकामा वो भी था जो नवाज शरीफ ने अपने इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर किया हुआ था, वो कोई छुपा हुआ अकामा नहीं था। लेकिन आज तक लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को इस पर एक तो ये नहीं, लेकिन खुर्रम साहब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन साकिब निसार का लिंक कहां से साबित होगा पनामा के साथ? वो तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। जी देखिए, वो सिर्फ एक उनका दावा है कि मेरा कुछ लेना। जी, वो दावा कर लें, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट का पूरा कॉन्डक्ट है, जिस तरह मैंने कहा साकिब निसार साहब के ऊपर तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केसेस हैं वो एक बहुत बड़ा ताज़ियाना है कि आइन का जो आर्टिकल कहता है कि सब शहरियों के साथ बराबर का सलूक किया जाएगा, तो उन्होंने इमरान खान के साथ तो बराबर का सलूक नहीं किया, और वो अब खुद अगर अपने फैसले से पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं कि जी मैंने तो मुकम्मल सादिक और अमीन क्या नहीं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। खुर्रम साहब, एक बहुत ही अहम सवाल के अब बार बार आज भी कुछ खबरें फ्लोट हुई कि जी IMF के साथ हमारे मामलात तय पा गए हैं और इसी हफ्ते स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तो 3-4 हफ्तों से हमें बताया जा रहा है, रुपए पिट चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें होती नजर आ रही हैं। व्हाट्स द लेटेस्ट? ये बताएं कि क्या IMF क्या कह रहा है, मजीद क्या मांग रहा है, क्यों ये लेट हो रहा है? उनकी तमाम जो शराइत थी, देखिए लेट इसलिए सिंपल हुआ है कि इमरान खान की जो बद इंतज़ामी थी और उन्होंने जिस तरह IMF के साथ एक गलत और झूठ बोलकर अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से IMF अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की किसी जो कमिटमेंट है उस पर मानने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहते हैं जी आप कर दें तो हम एग्री करेंगे। तो लिहाजा अब उनके तमाम जो प्रायर एक्शंस थे, जिसमें लेजिस्लेशन भी थी, जो नया बजट मिनी बजट आया वो आया, उसके बाद मुख्तलिफ हवालों से एक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की लेजिस्लेशन थी वो भी थ्रू हुई, कुछ मुख्तलिफ जो महकमों के टैरिफ्स में बिजली भी शामिल है उसकी भी। तो आज जबकि नेपरा ने फाइनली जो अपना एग्रीमेंट दे दिया है, अपना जजमेंट दे दी है, तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के रास्ते में रुकावट बने। तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुम्मे से पहले ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हम इंशाल्लाह साइन कर लें। खुर्रम साहब, ये उम्मीद है, खबर क्या है? खबर देना कब हो रहा है? जी खबर यही है, मैंने आपसे यही, इसलिए मैंने बड़ी मोहतात रह के कहा है कि इंशाल्लाह जुम्मे से पहले ये आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। अगले 2 दिन है उनमें। चलें, अच्छा है कि हो जाए। अच्छा, दूसरी एक अच्छी खबर ये भी दे दें कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा जो पंजाब में अनाउंस हो गई है, KP में होने वाली है। इलेक्शंस के लिए आप तैयार हैं? खान साहब ने कैंडिडेट्स भी फाइनल कर लिए हैं। वेडनेसडे से वो भरपूर पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर रहे हैं इन 2 सूबों में। आप इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये तोजी और एक्सक्यूजेस पेश की जा रही हैं कि पैसे नहीं हैं तो सिक्योरिटी नहीं है तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अभी भी आप डबल माइंडेड हैं, ना तैयारी आपकी शुरू हुई है ना कोई तैयारी लग रही है इंतखाबात करवाने की। देखिए, पंजाब में जो उसके 10 डिवीज़न है उनमें से 8 में तो मरियम बीबी जा चुकी हैं। अब सिर्फ फैसलाबाद और लाहौर रह गया जहाँ उन्होंने जाना है, वहाँ वो बन करीब अगले हफ्ते जाएंगी। तो उन्होंने इतने डिवीजन्स जो हैं वहाँ जाकर तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया है, कारकुनों से बात की है, MNMP से बात की है। और यहाँ भी इलेक्शन के मामले में भी हमें यही तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो आइन कहता है कि सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे लोग फ़र्क थे, उसने मार्च 2021 में ये भी कहा था कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारे तोड़ने का फैसला गलत था, अल्ट्रा वायरस था, और उनको बहाल किया जाए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने पूरा साल लगाया हुकूमत में, लेकिन बहाल नहीं किए। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा है, उस पर क्यों बराबरी का असूल जो है वो लागू नहीं होता? और वही आइन ये कहता है कि निगरान हुकूमतें होंगी, वही आइन ये कहता है कि नए जो मरदमशुमारी है उसके तहत इंतखाबात होंगे।
तो अभी ये आईनी मामलात जो हैं वो सिर्फ एक शिक नहीं है या मल्टीपल शिकें हैं जिनके जो फाइनल इफेक्ट है उसका फैसला होना बाकी है। लेकिन सर टू बी ऑनेस्ट 90 रोज के अंदर इंतखाबात आइन में दर्ज है तो 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। आप कई बार ये कह चुके हैं हमारे शो पर कि आप उसके लिए तैयार हैं। मैं जाती तौर पे बिल्कुल समझता हूं कि हमें ये जो इंतखाबात का मामला है उसमें आगे बढ़ना चाहिए और रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, गालिबन बेहतर यही है कि अगर इंतखाबात इकट्ठे अक्टूबर में हों, उसका कोई तरीक़ेकार आइन के तहत ही रहकर हमने हासिल करना है और अदालतों में भी ये मामला जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि तमाम मामलात आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम हल करें इंशाअल्लाह। खुर्रम साहब, आखिर में ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब को जी जा रही है, इस्लामाबाद पुलिस की टीम अरेस्ट करेंगे वहाँ पे लाहौर में, वो कुछ ऐसा होता नहीं है। आज फिर इसी तरह हुआ, वो कारकुनान को इकट्ठा कर लेते हैं। तो अगर आपने अरेस्ट करना है तो उसकी अनाउंसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अरेस्ट करना है तो जाके उनको अरेस्ट कर लें। अदरवाइज़ वही 2-3 घंटे चैनल्स पर हेडलाइनें लाइव कवरेज चल रही होती है, आखिर में पता चलता है कि जी खान साहब को अरेस्ट ही नहीं किया गया, ना उन्हें किया जा सकता है। लेकिन जिस शख्स ने कौम को झूठ बोल बोल कर गुमराह किया हो कि जी एक कानून होगा और सब बराबर हैं, वो जब उनके घर पर मौजूद थे वो ज़मान पार्क में, जो कि उन्होंने पुलिस जाने के चंद मिनट बाद ही अपने लॉन में कारकुनों से खिताब कर दिया, तो उन्होंने क्या अपने आप को कानून के सामने पेश करना जब कानून आपके दरवाजे पर हो, ये आपका फ़र्ज़ है। लेकिन उन्होंने उनका जो कॉन्डक्ट है, उनका जो तरीक़ेकार है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, वो इसी का है कि वो उससे तहकीर की और हकारत की नज़र से देखते हैं और समझते हैं कि जिस कानून का इतलाक़ उन्होंने बड़े भयानक और फाशिस्ट तरीके से मुस्लिम लीग नून पर किया था, उस कानून का उन पर इतलाक़ नहीं होता और वो हर चीज़ से मावरा है और मुस्तस्ना है। तो इंशाल्लाह ये जो इस्तिस्ना है ये भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको टूटता हुआ नज़र आएगा। जहाँ जहाँ अब अदालत ने अगर नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट इशू किए हैं, तो मेरी यही तवक्को है और आपने दुरुस्त कहा कि इसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपनी हरकत में आए और जाकर गिरफ्तार करे मुलज़िम। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।